नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मैं सोचता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज अपन आ गए हैं अपने पहले लेक्चर को लेकर, जो कि अपन को आज लगभग आधा करना है भाई चैप्टर को। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा समय अपने पास है नहीं, अपन को अपनी पढ़ाई टाई अप करते हुए चलना है। तो बिना समय गवाए मैं आज शुरू करता हूँ आज का लेक्चर। तो आज का अपना लेक्चर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो भाई सबसे पहले इसमें अपन को जानना होता है कि चार्ज क्या होता है। तो फर्स्ट हेडिंग है चार्ज। तो भाई चार्ज क्या होता है मैं आपको बता दूं। आपने पदार्थ का नाम सुना होगा, मैटर जिसे अपन बोलते हैं। तो भाई अगर कोई मैटर है, एक बार देखेंगे, अगर कोई मैटर है तो भाई मैटर में पाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स। मैटर में मिलेंगे अपने को मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स अपने होते हैं भाई एटम से फॉर्म। और एटम में तीन तरह के पार्टिकल्स अपन को पाए जाते हैं, जो अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री के में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। पहला पार्टिकल होता है भाई इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे होते हैं प्रोटॉन्स, और तीसरे होते हैं भाई न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जिनको अपन न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे आसानी से। तो भाई एटम में ये तीन पार्टिकल पाए जाते हैं और इनको कंबाइन फॉर्म में अपन बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। अब अगर चार्ज की बात करी जाए तो चार्ज क्या होता है। तो भाई चार्ज के बारे में अगर मैं बताऊं तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी चार्ज कुछ नहीं है भाई, पदार्थ की आंतरिक गुणधर्म है, इंटरनल प्रॉपर्टी है एक प्रकार से। और इंटरनल प्रॉपर्टी किसकी वजह से है भाई, और किस कारणवश है और कैसी है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स की वजह से चार्ज जनरेट होता है भाई। अच्छा, दूसरी बात, चार्ज के बारे में अगर अपन जाने तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट होती है भाई कूलाम्ब। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है। तो सीजीएस यूनिट होती है भाई स्टेट कूलम्ब। इसे ईएसयू से भी व्यक्त करते हैं भाई। और अगर एक ईएसयू, एक कूलाम में ईएसयू की बात करी जाए तो 3 × 10⁹ ईएसयू एक कूलाम में पाए जाते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए कि दोनों में बड़ा कौन है तो भाई अपन आसानी से कह सकते हैं कि कूलाम बड़ी यूनिट है और ईएसयू छोटी यूनिट है। अच्छा, और भाई इसके बारे में अपन जाने तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो अपन आसानी से जान सकते हैं एक बात, कि जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है उनका सीधा एडिशन होता है, उनको अपन सीधे साइन के साथ जोड़ सकते हैं। तो भाई चार्ज को अपन सीधा ऐड करेंगे, इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। अच्छा, और अगर अपन बात करें तो भाई एक डिब्बा है, इसको आप अपनी नोट्स में बहुत अच्छे से सजा कर रख लें। अगर मैं बात करता हूं एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, या इंग्लिश में पढ़ाता हूं, चलो बाईलैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, इंग्लिश में रिटर्न कर देता हूं इसको। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे भाई जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पाया जाता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, अगर सेकंड पॉइंट अपन देखें, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, तो भाई प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। दोनों पे चार्ज तो सेम पाया जाता है, लेकिन एक पे नेगेटिव तो दूसरे पे पॉजिटिव। तीसरा अगर अपन जाने, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो भाई न्यूट्रॉन न्यूट्रल बॉडी है, इस पे चार्ज पाया जाता है 0। और असल में ये चार्ज ना होकर नेट चार्ज होता है। बहुत लोग कह देते हैं कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि न्यूट्रॉन का मतलब है नो चार्ज, जबकि भाई ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, क्योंकि न्यूट्रॉन का मतलब होता है नो चार्ज नहीं। नो चार्ज का मीन है कि इस पे ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव।
मैं कहता हूं न्यूट्रॉन का मतलब है नेट चार्ज विल बी जीरो, यानी चार्ज तो है लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव पाया जाता है, जिसकी वजह से नेट चार्ज क्या हो जाता है भाई, जीरो। तो अपन आज के बाद कभी ये मत कहना कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, भाई चार्ज तो होता है लेकिन नेट चार्ज हमेशा न्यूट्रॉन का क्या होता है, जीरो। अच्छा, इसके बाद अपन दो तीन टर्म और है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अच्छा, मास ऑन ऑफ वन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻27 kg, और मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻27 kg। इन दोनों का भाई लगभग बराबर रहता है, दोनों को लगभग बराबर रहता है, लेकिन अगर इन तीनों में अपन करें कंपैरिजन, मास का क्या करें भाई, कंपैरिजन, तो मास का कंपैरिजन करने पर भाई अपन को क्या मिलता है, अगर हम इन तीनों में मास का कंपैरिजन करते हैं तो भाई आप बताओ इनमें सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा है, तो आप सभी बता देंगे आसानी से। भाई सबसे जो हल्का है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा है, सबसे हल्का, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है। और अगर बात करी जाए कि कितना हल्का है, तो अपन आसानी से कह सकते हैं भाई कितना हल्का है। अच्छा, इधर 10⁻27, इधर 10⁻31, यानी लगभग 1800 गुना हल्का होता है भाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस चीज को एक बार आप सब, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम चार्ज रखता है, और जो कैसा होता है भाई, नेगेटिव। ये अपने ज्यादा काम आने वाला है आगे, तो एक बार इस स्लाइड को नोट करेंगे। चलिए भाई, अब जानते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या क्या होती हैं। एक कूलाम को भाई अपन क्या लिख सकते हैं, दूसरा नाम भी होता है एक कूलाम का, अपन लिख सकते हैं एम्पियर इनटू सेकंड। कैसे, मैं एक बार बता देता हूं। चलो, अपन ने पढ़ा है भाई I बराबर Q/T, यानी करंट जो होता है, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। अगर यहाँ से मैं चार्ज निकाल के लाऊं तो वो हो जाएगा I इंटू टी। और अपन आराम से बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि करंट हमेशा दिखाते हैं अपन एम्पियर में और टाइम दिखाते हैं सेकंड में। तो एम्पियर इनटू सेकंड, इसी को भाई कहते हैं 1 कूलाम या कूलाम्ब कहते हैं। कूलाम्ब की जो डेफिनेशन होगी वो होगी एम्पियर इनटू सेकंड। चलिए, अब अपन जानते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है भाई एडिटिविटी। दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव या कंजर्वेशन। चौथी प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। चार्ज इज इनवेरिएंट। और एक प्रॉपर्टी और भी होती है भाई कि जब चार्ज मोशन में होता है या एक्सिलरेटेड चार्ज जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, लेकिन मोस्टली अपन को ये चार पढ़नी होती हैं। तो भाई पहली जो प्रॉपर्टी है इसको अपन डिस्कस करते हैं, एडिटिविटी। तो एडिटिविटी का मतलब है भाई चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर है तो सीधा ऐड कर सकते हैं, सीधा ऐड कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर दे रखा है भाई Q बराबर -3Q, दूसरा दिया है Q2, Q1 बराबर -3Q, Q2 बराबर दे दिया 5Q,
और अगर हमें सीधा नेट चार्ज निकालना है तो Q1 प्लस Q2 करेंगे। Q1 प्लस Q2 का मतलब -3Q प्लस का 5Q, अगेन अपन को आंसर मिलेगा भाई 2Q। यानी ये सीधा एडिशन अपन कर सकते हैं, कब? जब ये स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड है भाई क्वांटाइजेशन। तो भाई क्वांटाइजेशन में इतना ही कहूंगा कि एक चार्ज जो होता है वह इंटीग्रल मल्टीपल में होता है चार्ज ई के। यानी चार्ज जो है वह इंटीग्रल मल्टीपल में होगा चार्ज ई के। यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसके इंटीग्रल मल्टीपल में पाया जाएगा चार्ज। यानी मैं कह सकता हूं इस वाले फॉर्मूले में n ऑलवेज +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। यानी सीधी सीधी बात है भाई कि n चार्ज कभी भी ऐसे नहीं मिल सकता कि अपन कह दें Q/2 यानी आधा चार्ज। अब भाई चार्ज को काटा थोड़ी जा सकता है, आधा चार्ज कैसे होगा, 1/4 चार्ज कैसे होगा, 3/4 टाइम्स चार्ज कैसे होगा। यानी चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल में पाया जाएगा। यानी एक मिनिमम वैल्यू होगी। अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या होगा, एक पॉइंट बना के लिख देता हूं, मिनिमम पॉसिबल चार्ज, मिनिमम पॉसिबल चार्ज। तो भाई देखो मिनिमम पॉसिबल होगा ई के बराबर, क्यों? जिसमें एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 से नीचे तो जा ही नहीं सकता है ना। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है ई। और अगर कोई मुझसे पूछे कि मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज, मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज, तो मैं कह सकता हूं भाई n टाइम्स ई, जितना चाहे उतने टाइम्स ई के मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज होगा। अच्छा, तीसरी जो प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन, यानी चार्ज को ना तो भाई उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। चार्ज कैन नॉट बी जनरेटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी चार्ज को ना तो जनरेट किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। तो भाई कंजर्वेशन को अपन समझ गए हैं, नो जनरेशन, नो डिस्ट्रॉयशन। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेटमेंट को मैं एक बार और बोल रहा हूं भाई। देखो क्रैश कोर्स सीरीज है तो मैं ज्यादा नहीं लिखाता हुआ चलूंगा, आपको समझाना पसंद करूंगा। कंजर्वेशन में अपन पढ़ेंगे चार्ज कैन नॉट बी जनरेटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इस चीज को आप अपनी नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। अगला है भाई चार्ज इज इनवेरिएंट। अब भाई अगर कोई पूछे कि इनवेरिएंट का मीन क्या है, इनवेरिएंट, तो इनवेरिएंट का मीन डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। यानी चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। वहीं अगर मास की बात करूं मैं तो मास स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर स्पीड को लाइट की स्पीड के बराबर कर दिया जाए तो मास अपना इनफाइनाइट हो जाता है। वहीं अगर किसी चार्ज को अपन लाइट की स्पीड से भी चलाएंगे तो भी वह चार्ज चार्ज ही रहेगा, अगर क्यू है तो क्यू ही रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर अपन मास की बात करते हैं तो मास इनफाइनाइट मास के बराबर हो जाता है। यानी मास तो इनवेरिएंट नहीं होता लेकिन चार्ज अपने नेचर में इनवेरिएंट होता है। तो एक बार इन चारों प्रॉपर्टी को आप नोट करेंगे। चलिए भाई, तो ये सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी टू चार्ज इट 1 कूलाम। भाई ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? ये सवाल कहना चाह रहा है कि अगर हमें कोई बॉडी 1 कूलाम से चार्ज करनी है तो अपन को उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अच्छा, बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि चाहे से बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे से बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो, अपन को दोनों ही केस में जो छेड़खानी करनी होती है वो किसके साथ होती है भाई? इलेक्ट्रॉन के साथ। उसका कारण है कि भाई अगर प्रोटॉन के साथ अपन छेड़ने लग गए तो नाभिक नष्ट हो जाएगा, फिर तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन वो वाला केस हो जाएगा। और आपने सुना होगा नाभिक के फटने की वजह से ही हिरोशिमा नागासाकी बन जाएगा फिर तो भाई।
तो यानी न्यूक्लियस के साथ तो कोई छेड़खानी होगी नहीं, यानी प्रोटॉन को ना तो निकाला जा सकता है ना ही ऐड किया जा सकता है। तो फिर होगा क्या, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएं तो बॉडी हो जाएगी भाई नेगेटिवली चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। यानी अगर किसी बॉडी को किया जाता है पॉजिटिवली चार्ज तो अपन को इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालने पड़ेंगे, और अगर किसी बॉडी को किया जाता है नेगेटिवली चार्ज तो अपन को उसमें इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो अब इस सवाल को करते हैं। तो भाई सवाल कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, यानी हमसे पूछा है एन का मान कि एन कितने हो। तो भाई एक फॉर्मूला था Q बराबर एन ई, Q उसने बोला है 1 कूलाम से चार्ज करना है, तो 1 बराबर एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और हम जानते हैं भाई ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अच्छा, अब हमें n निकालना है, तो n का वैल्यू होगा भाई 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर हमें कोई बॉडी 1 कूलाम से चार्ज करनी है तो भाई हमें उसमें से 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। वहीं अगर वो हमसे कह देता कि अगर मुझे 2 कूलाम से चार्ज करनी है, अगर इफ चार्ज्ड बाई 2 कूलाम देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। अब अगर भाई 2 कूलाम से चार्ज कर रहे हैं, 1 कूलाम से निकालने के लिए 6.25 इंटू 10 पावर 18, 1 कूलाम चार्ज करने के लिए। अगर 2 कूलाम चार्ज करना है तो भाई अपन क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाओ, इसका जस्ट डबल कर दो, 12.5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई इस प्रकार अपन याद रख सकते हैं कि कैसे अपन को कोई बॉडी 1 कूलाम से चार्ज करनी है, कैसे 2 कूलाम से करनी है, कैसे 3 कूलाम से करनी है। और भाई सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड्स का PYQ है, तो एक बार इसे अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। चलिए भाई, अगला जो हेडिंग है अपना मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग अपन 3 प्रकार से करते हैं भाई, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन एंड बाई इंडक्शन। यानी घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा, प्रेरण के द्वारा। ये 3 घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से अपन किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब भाई फ्रिक्शन के द्वारा कैसे करेंगे, तो भाई रबिंग 2 ऑब्जेक्ट्स, यानी अपन क्या करेंगे, 2 वस्तुओं को रगड़ने लग जाएंगे। रगड़ने लग जाएंगे तो उनमें हीट प्रोडक्शन हो जाएगा, और हीट प्रोडक्शन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाएगा। तो भाई इसमें अपना मोस्ट जो चीज है वो है इसके एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है ग्लास रॉड प्लस सिल्क, और दूसरा एग्जाम्पल है एबोनाइट रॉड प्लस वूल। अब इसमें एग्जाम्पल के नाम, दूसरा कौन सा नेगेटिवली चार्ज होता है और कौन सा पॉजिटिवली चार्ज। तो भाई मैंने इसको याद करने के लिए ट्रिक बना रखी है, आप भी अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हो। भाई देखो, एबोनाइट का ई और इलेक्ट्रॉन का ई, यानी इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज तो एबोनाइट रॉड हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। जब एबोनाइट रॉड हो गई नेगेटिवली चार्ज तो भाई वूल हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। और जब ये ऐसे है तो इसमें अपोजिट कौन है, ये। अगर यहाँ पे वूल पॉजिटिव है तो यहाँ पे सिल्क कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और जब यहाँ पे एबोनाइट रॉड नेगेटिव है तो यहाँ पे ग्लास रॉड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। इस तरह से भाई मैंने इनको याद कर रखा है, आप भी अपने हिसाब से इनको याद कर सकते हो। एबोनाइट रॉड होती है, एबोनाइट का ई और इलेक्ट्रॉन का माइनस साइन दोनों सेम, और जब ये माइनस तो सामने वाला हो जाएगा पॉजिटिव, और जब ये पॉजिटिव तो इसके ऊपर वाला हो जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो सामने वाला पॉजिटिव। दूसरा है भाई कंडक्शन। कंडक्शन होता है चालन, यानी अपन क्या करते हैं, 2 ऑब्जेक्ट को एक तार के द्वारा जोड़ देते हैं, यानी उन दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसी योजक कड़ी, ऐसी कोई बीच की युक्ति लगा देते हैं, वायर जोड़ देते हैं, वायर से कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्शन बना देते हैं, जिससे कि दोनों के बीच में चार्जेस का ट्रांसफर होने लगे।
तो भाई होगा क्या, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अलाउज चार्ज ट्रांसफर, यानी अगर कोई चार्ज बॉडी है, सपोज दैट देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और अगर इस पे पूरी सरफेस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, अगर इसके साथ तार के थ्रू मैंने कोई न्यूट्रल बॉडी जोड़ दी तो होगा क्या, इसका ये पॉजिटिवली चार्ज इस वायर के थ्रू होते हुए इस पर आने लग जाएगा, यानी कुछ टाइम के बाद दोनों पे सेम चार्ज हो जाएगा, तीन तीन, इसके तीन निकलकर इसके पास आ जाएंगे। इस प्रकार से तो अपन बोल सकते हैं कांटेक्ट में लाकर, चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाकर न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकते हैं, अपन चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा एग्जांपल है भाई इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, चार्ज सेपरेशन अकर्स विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी तार के माध्यम से जोड़ना भी नहीं है और भाई चार्जेस का सेपरेशन भी हो जाए, तो ये कैसे संभव होगा, तो संभव ऐसे होगा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लो कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, ये रही, अब न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो भाई इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब मैंने क्या किया, इसके पास एक पॉजिटिवली रॉड को लेकर गया जो पॉजिटिवली चार्ज थी, तो मैं जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लेकर गया, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज था वो पूरा का पूरा कहाँ पे आ जाएगा भाई, इस सरफेस पे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जब यहाँ पे नेगेटिव तो दूसरी सरफेस पे चला जाएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल भी करेगा। और जब ये घटना घट जाती है तो अगेन सेकंड केस में अपन क्या करते हैं, इस वाले सरफेस को अर्थिंग कर देते हैं, ग्राउंडिंग कर देते हैं। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि एक पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसके बाद इस रॉड को अलग कर देते हैं और बॉडी अपनी कैसी रह जाती है, नेगेटिवली चार्ज। इस तरह से अपन किसी भी चीज को बिना टच कराए, भाई देखो इस रॉड ने इसको टच भी नहीं किया और ये चार्ज भी हो गया, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं भाई इंडक्शन। तो भाई इन तीनों केसेस को भी अपनी नोट्स में इंक्लूड करेंगे। चलिए भाई, तो अब अपन पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, और अब अपन जानते हैं कि कूलाम्स लॉ क्या कहता है। तो भाई हेडिंग है कूलाम्स लॉ। कूलाम भाई एक वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट नेम है। तो कूलाम साहब ने क्या कहा था कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है Q1 और कोई दूसरा पॉजिटिवली चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन अगर R है, तो ये दोनों आपस में लगाएंगे रिपल्सन फोर्स। ये वाला फोर्स इस पे लगाए, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा F, और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा F। अगर ये पहला है और ये दूसरा है तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, यानी इसने लगाई है इस पे, इसकी वजह से लगी है, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वन, और इधर लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। और भाई असल में दोनों चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि F12 बराबर होगा माइनस टाइम्स ऑफ F21 मॉड और मॉड, यानी आपस में दोनों का परिमाण क्या होगा, समान होगा। चलिए, तो कूलाम साहब ने कहा था भाई कि जो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के, और इनवर्सली होगा इन दोनों के बीच की दूरी के। जब इनको अपन मिक्स करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है Q1 Q2 अपॉन में R² के, और जब प्रोपोर्शनलिटी अपन हटाते हैं तो फोर्स निकल के आता है F बराबर K Q1 Q2 बाई R²। असल में ये जो K है ये छोटा K होता है भाई, स्मॉल K होता है, कोई भी इसे बड़ा K मत समझना। यहाँ पे K क्या है, K है कूलाम्स कांस्टेंट, कूलाम्स कांस्टेंट।
तो के की वैल्यू क्या होती है भाई, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कैसे निकल के आई भाई, देखो फोर्स की होती है न्यूटन, आर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, दोनों क्यों नीचे चले जाएंगे, के का अगर अपन यहाँ से फॉर्मूला, चलिए मैं दिखा देता हूँ। अगर यहाँ से मैं के की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 इंटू Q2, और फोर्स होता है न्यूटन में, रेडियस होती है मीटर में, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और कूलाम इंटू कूलाम तो कूलाम स्क्वायर। ऐसे करके के की यूनिट निकल के आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अच्छा, और एक और फॉर्मूला होता है के का 1/4πε0। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, तो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, यानी ये जो मीडियम है ये कितना अलाउ करता है इन चार्जेस को आपस में फोर्स लगाने के लिए, यानी जो मीडियम है वो कितना अलाउ कर रहा है इन दोनों के बीच में फोर्स लगाने के लिए इन चार्जेस को, ये होता है भाई परमिटिविटी। अब अगर कोई पूछे कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है भाई 8.85 इंटू 10⁻12। और अगर कोई यूनिट की बात करे तो भाई के और एप्सिलॉन नॉट दोनों अपोजिट है, तो जो के की यूनिट है वो इसकी अपोजिट हो जाएगी, यानी इसको अपन लिख सकते हैं n-1 m-2 अपॉन में c-2। भाई न्यूटन n-1 कर दिया, मीटर m-2, कूलाम c-2, या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों ही सही है। एक बार इस स्लाइड को आप करेंगे नोट, उसके बाद अपन बताएंगे कि जब ये चार्ज वाला सिस्टम पूरा का पूरा उठा के हमने पानी में रख दिया या किसी माध्यम में रख दिया तो भाई इसके फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक बार इसे नोट करें। अब भाई यदि कोई मीडियम प्रेजेंट है, अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है, यहीं पे मैं लिख देता हूं इफ मीडियम प्रेजेंट, तो होगा क्या, मीडियम का कुछ ना कुछ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है जिसे अपन के से दर्शाते हैं भाई, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो अगर वहां पे अपन बढ़ा के ले लेते तो यहाँ पे ये के फिर छोटा होता क्या, जबकि ये वाला बड़ा होता है, तो भाई ये बड़ा है ये छोटा है, ये बात हमेशा याद रखने वाली है। के बराबर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस केस में भाई फोर्स जो नया आता है एफ डैश, वो पुराने फोर्स का डिवाइडेड बाई के टाइम्स आता है, इस बात को याद रखें। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिवाइड करने पर, यानी फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द न्यू फोर्स ऑफ द मीडियम। तो इसे भी एक बार अपने नोट्स में इंक्लूड करें। चलिए भाई अब जानते हैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ क्या होता है। तो भाई वेक्टर फॉर्म में अपन आज इसको डिस्कस करते हैं। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, यदि ये है Q2 चार्ज और ये है Q1 चार्ज, और दोनों के बीच की सेपरेशन भाई क्या है R, तो भाई अगर मैं मानूं कि ये है R1 दूरी पे और ये है R2 दूरी पे, यानी ये दूरी है R2 वेक्टर और ये है R1 वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट होगा R वेक्टर। इतना अपन वेक्टर में सब जानकर आते हैं भाई। तो यानी यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर होगा भाई R1 वेक्टर के, क्योंकि इसका सिर इसकी पूंछ से इसका सिर, ये दोनों सिर नहीं टकराने चाहिए, सिर नहीं टकराने चाहिए, सिर और पूंछ का कॉम्बिनेशन होता है। तो भाई R2 और R दोनों जुड़ करके तीसरे वेक्टर के बराबर होंगे, यही कहता है वेक्टर एडिशन।
अब यहाँ से अगर मैं आर वेक्टर का मान निकालूं तो भाई वो होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब अगर मुझे किसी भी वेक्टर का मॉड देखना है तो R का अगर मुझे मॉड देखना है तो वो होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड। इतना अपने समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ के आए हैं भाई F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये जितनी भी चीजें हमने ली है ये सब मॉड के फॉर्म में है, यानी परिमाण है ये सभी। अब अपन एक बात भाई जानते हैं, अगर कोई वेक्टर दे रखा है सी के वाई, कॉन्सेप्ट की यादें, अगर कोई चीज वेक्टर में है तो वेक्टर में दो चीजें छुपी रहती हैं, एक तो परिमाण और दूसरा उसकी दिशा। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, परिमाण और इसकी दिशा के साथ। अब अगर मुझे यहां से इसकी दिशा निकालनी पड़े तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, यानी इसको इसके नीचे ट्रांसफर कर दूंगा और आ जाएगी दिशा। अब भाई अगर मुझे निकालना है क्या वेक्टर फॉर्म तो मुझे दिशा चाहिए, यानी फोर्स को अब मैं लिखूंगा वेक्टर। फोर्स को वेक्टर लिखेंगे तो के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब भाई दिशा है किसकी, फोर्स किस डायरेक्शन में है, जिधर आर की दिशा है आर कैप की, उधर आर वेक्टर की उधर ही क्या है भाई, फोर्स की डायरेक्शन। क्योंकि फोर्स ऐसे ही तो लगेगा, एक्सल्ट ऐसे ही तो करेगा फोर्स, यही तो फोर्स है, यही तो फोर्स है। तो यानी जो आर की डायरेक्शन होगी, यानी डायरेक्शन को शो कर रहा है आर कैप, यानी अगर इधर में लगाता हूं वेक्टर तो इधर मुझे लगाना पड़ेगा कैप। अब भाई देखो एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 आर कैप का वैल्यू अपन निकाल कर लाए हैं कैप। अगर मैं इसको इस फॉर्म में ट्रांसफर करूं तो आर कैप बराबर आर का वेक्टर अपॉन में आर का मॉड, यही तो बनेगा भाई, आर का वेक्टर अपॉन में आर का मॉड। इस वाले से अगर मैं इस वाले से इसकी कंपैरिजन कर दूं तो यही तो बनेगा। तो इसको यहां पुट करते हैं एक बार, अपॉन में आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा भाई आर का कैप, आर का वेक्टर अपॉन में आर का मॉड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए चलें, क्योंकि थोड़ा सा कठिन तो पड़ता है, थोड़ा सा टर्न किया है चैप्टर ने, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। अब भाई देखो अब कुछ नहीं करना, के Q1 Q2 आर वेक्टर ये निकाल कर लाए भाई, ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, और इसको इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं आर आर का मॉड का स्क्वायर, यानी है तो ये परिमाण ही भाई, तो परिमाण का स्क्वायर और एक परिमाण और है, यानी ये कुल मिलाकर हो जाएगा भाई आर का परिमाण का क्यूब, यही तो बनेगा। और जब ये बनेगा तो इसको अगेन मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या भाई, के Q1 Q2 अपॉन में मॉड ऑफ R1 वेक्टर, क्योंकि एक मॉड क्या होता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इस पे लगा दें होल क्यू और मल्टीप्लाई में ऊपर रह जाएगा भाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो भाई ये होता है कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म। ये आपको यहां तक पूरा करके आना है, तभी बोर्ड में आपको नंबर मिलेंगे। इसे एक बार नोट करेंगे। चलिए भाई, तो स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ। लिमिटेशंस यानी क्या क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लिमिट क्या क्या है, किस हद तक ये काम करेगा, कूलाम फोर्स या कूलाम्स लॉ कब काम करेगा, ये चीज बताएगा भाई लिमिटेशंस क्या क्या है। तो भाई इसकी लिमिटेशन पहली है, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट, चार्ज हमेशा रेस्ट में होना चाहिए, चलते हुए चार्ज पर ये काम नहीं कर सकता। दूसरी लिमिटेशन है द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज, यानी जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिस चार्ज पे अपन कूलाम्स लॉ लगा रहे हैं वो या तो होना चाहिए भाई पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, और द एक्सटेंशन ऑफ चार्जेज मस्ट बी मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज,
ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज खूब बड़े हों लेकिन उनके बीच की दूरी उनसे भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा कर दें और चार्ज का साइज आप छोटा कर दें, ऐसा एक केस ये बताना चाह रहा है। यानी मान लो 1-1 किलो के 2 चार्ज हैं तो उनके बीच की दूरी 1000 किलोमीटर बना दो, तो वो फिर से कैसे हो जाएंगे भाई, पॉइंट चार्ज जैसे। कैसे होंगे, पॉइंट चार्ज जैसे। तीसरा केस, द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज होता है भाई 10⁻⁻15 मीटर, जिसे अपन 1 फर्मी भी बोलते हैं, फर्मी या फर्मी मीटर। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि चार्जेस के बीच की जो दूरी है, चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए भाई न्यूक्लियर साइज से, यानी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। अगर कम होगा तो क्या होगा भाई, जैसे ही 10⁻⁻15 से कम होगा तो नाभिकीय बल जो है, न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट हो जाएगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। यानी जैसे ही साइज 10⁻⁻15 मीटर से कम जाएगा तो तुरंत प्रभाव से न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दब जाएगा। इस वजह से उसने बोला है कि भाई अगर हमें स्टडी करनी है कूलाम्स लॉ की तो अपन को जो चार्जेस के बीच की सेपरेशन है वो 1 फर्मी मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम पे ये काम नहीं करेगा। तो ये 3 लिमिटेशन है, इनको एक बार अपने नोट्स में इंक्लूड करें। चलिए भाई, तो अब अपन जानते हैं, स्लाइड पे लिखा हुआ है द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसे समझाता हूं। मान लो भाई 4 दोस्त हैं और चारों दोस्तों में बहुत गहरी दोस्ती है और चारों का नाम ABCD ऐसे कुछ भी आप मान सकते हो, और चारों में बहुत गहरी दोस्ती है। तो भाई एक बात बताओ, मेरी और मेरे दोस्त की जो बीच की बॉन्डिंग है उस पे किसी थर्ड पर्सन का कोई इफेक्ट पड़ना चाहिए या नहीं, नहीं पड़ना चाहिए। तो यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। यानी होता क्या है, जैसे ये एक मिडिल चार्ज है Q प्लस, पॉजिटिव Q, इसके और Q1 के बीच में दोस्ती है, और दोस्ती कैसी है, दूर भगाने वाली, यानी दोनों आपस में रिपेल करेंगे। वहीं अगर Q2 को देखें तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, वहीं अगर Q3 को देखें तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। और जैसे ही हम इस चीज को देखते हैं कि ये दोनों के बीच की दोस्ती, इन दोनों के बीच की दोस्ती, इन दोनों के बीच की दोस्ती, तो होगा क्या, होगा ये कि इस पर जब अपन देखते हैं नेट फोर्स, तो भाई अब स्टेटमेंट पहले को पढ़ लो एक बार, जैसे ही आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि नेट फोर्स क्या होगा। इन तीनों के द्वारा इस पर लगाया जो फोर्स लगाया जा रहा है उसका वेक्टर सम जो होगा वो हमें क्या देगा भाई, नेट फोर्स ऑन द थर्ड मिडिल चार्ज। लेकिन अगर मैं बात करूं कि Q1 और इस चार्ज के बीच की कोई फोर्स को कोई अफेक्ट कर सकता है क्या, नहीं, यही बात कह रहा है दूसरा। यानी द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्ज। कोई भी दो चार्ज के बीच का फोर्स किसी तीसरे की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होगा भाई। कोई तीसरा आ जाए, थर्ड पर्सन के आने से हम दोनों के बीच की दोस्ती खराब नहीं हो सकती भाई। तो ये चीज बताना चाह रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा, अगर मैं देखूं तो खींचातानी किसके साथ मचेगी, बीच वाले के साथ। लेकिन अगर पर्टिकुलरली किन्हीं दो के बीच का मैं संबंध देखता हूं, इन दोनों के बीच का, इसको आप ऐसे लगा लो कि ये कुछ भी मान लो, ये एक लड़की है, चलो ऐसे लगा लो, और ये दिन भर फोन चलाती है, और ये स्टार्टिंग में इससे बतराती थी 4 घंटे, कितना भाई, 4 घंटे। अब इसको किसी दूसरे ने कहा कि भाई मुझसे भी बात कर लिया अगर, इसने कहा ठीक है कर लूंगी, इसने कहा 4 घंटे में तुझे भी दे। अब भाई एक बात बताओ, ये पहले वाले को भी 4 घंटे ट्रीट कर रही थी और दूसरे वाले को भी अब 4 घंटे करने लग गई। इसका मतलब कि अगर मैं कहूं Q2 की वजह से Q1 और इसके बीच के जो टाइमिंग थी उस पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कोई फर्क नहीं। 4 घंटे पहले बात चल रही थी, 4 घंटे अब कर रही। वहीं अगर इसको देखें तो इसमें भी सेम केस, 4 घंटे पहले बात चल रही थी, लेकिन दिक्कत किसको महसूस हो रही भाई, इसको। क्यों, क्योंकि इसको अब कितना काम करना पड़ रहा है, 8 घंटे। तो ये बात ये दोनों स्टेटमेंट कहते हैं। देखो
Principle of superposition states that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges. यानी इस चार्ज पे अगर हम फोर्स देखें, नेट फोर्स, तो वो होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्सल्टेड बाय द अदर चार्जेस. लेकिन अगर किसी दो के बीच का देखें, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अगर अपन देखें, तो इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज या अदर चार्ज. तो किन्हीं दो के बीच में जो फोर्स है वो किसी तीसरे की वजह से अफेक्ट नहीं होगा. ठीक है भाई, तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. एक सवाल तड़कता भड़कता सा, इंपॉर्टेंट सा, जरूरी सा, बहुत ज्यादा मोस्ट सा एक सवाल. टू आइडेंटिकल चार्जेस क्यू ईच, यानी दो चार्जेस इनका क्यू मैग्नीट्यूड है, दोनों का क्यू क्यू, आर केप्ट एट ए डिस्टेंस आर, दोनों के बीच की सेपरेशन आर है, फ्रॉम ईच अदर. ए थर्ड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द एबव टू चार्जेज सच दैट ऑल थ्री चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम. यानी ये कहना चाह रहा है भाई कि दो चार्ज हैं क्यू और क्यू, उन दोनों के बीच की दूरी है आर, और उन दोनों के बीच में हमने कोई एक छोटा क्यू आवेश रख दिया है, चार्ज रख दिया है, और बोला है कि तीनों इक्विलिब्रियम में आ गए. यानी कोई भी हला डुली नहीं है, कोई भी ना किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, ना किसी को रिपेल कर रहा है, ना कोई किसी की तरफ जा रहा है. और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज क्यू. तो उसने पूछा है कि जो बीच में हमने चार्ज रखा है वो कैसा रखा होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, यानी कितनी दूरी पर होगा, उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. तो ये सवाल है आपके लिए, आप करना है इसे और आंसर कमेंट सेक्शन में डालते रहें, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आप पर हो रहा है या नहीं. अगर नहीं हो पा रहे तो मुझे डाल दें कमेंट सेक्शन में लिख के कि सर उन सवाल को करा दो, मैं इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा. एक बार इसे नोट करें. चलिए भाई, तो अब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. तो भाई मान लो एक ये सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, इससे आर दूरी पर कोई चार्ज मैंने मान लिया स्मॉल क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट को अपन बोलते हैं भाई टेस्ट चार्ज. क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज. इसको अपन ऑब्वियसली 1 मान लेते हैं इसका वैल्यू, और ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है. इन दोनों के बीच में अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं तो होगी भाई के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर. वहीं पे अगर मैं इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो है भाई फोर्स पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज. अच्छा, यहां से अपन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. इसमें जब अपन वैल्यू पुट करते हैं ई बराबर, फोर्स का वैल्यू अभी निकाल के लाए हैं कि क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो भाई निकल के आती है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर. ये है भाई मेन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का. यहाँ से अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर की, और इसको जब मैं ग्राफियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो भाई बनेगा कुछ इस प्रकार से. तो ये आपको समझ आ गया होगा क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस भी यूज नहीं किया है. अच्छा, कभी कभी हमें एक चीज और ज्ञात होनी चाहिए कि भाई अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जाए, जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई चार्ज छोड़ा जाए क्यू, तो इस पे फोर्स कितना काम करेगा. तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स बराबर होगा क्यू इंटू ई, यानी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इतना फोर्स काम करता है किसी चार्ज पर जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सल्ट कराया जाता है. तो इस स्लाइड को एक बार आप नोट करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपन जानेंगे अगले लेक्चर में, और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में. और आज अभी मैं आपको देने वाला हूं कुछ होमवर्क के लिए सवाल, तो एक बार इसे नोट करें.
चलिए भाई, तो 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला सवाल एनसीईआरटी से है और इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट क्लियरिफाई करने वाला सवाल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराएगा और एक ही सवाल में बहुत कुछ सिखा दिया जाएगा। 2 आइडेंटिकल इंसुलेटेड चार्जड कॉपर स्पेयर्स ए एंड बी, यानी 2 स्पेयर हैं कॉपर स्पेयर ए और बी, हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों रखे हुए हैं। वाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच अदर, प्रत्येक पे चार्ज कितना है भाई 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब पहले निकालना है म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में इस कंडीशन में क्या होगा। फिर उसने कहा है कि ये थर्ड स्पेयर ऑफ द सेम साइज, समान आकार का एक तीसरा चार्ज, तीसरा स्पेयर गोला बट अनचार्ज, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है, इज ब्रॉट इन द कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, पहले से संपर्कित किया जाता है, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सेकंड, फिर उसको हटा के दूसरे से मिलाया जाता है, एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, और अंत में दोनों से ही अलग कर दिया जाता है। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, तो आपको बताना है कि जब उनको संपर्कित करके हटा दिया गया है, यानी कॉन्टेक्ट से हटा दिया गया है तीसरे स्पेयर को, उसके बाद ए और बी के बीच में रिपल्सन फोर्स क्या होगा। सेकंड सवाल है, ये जो सवाल है भाई बहुत अच्छा है, इसको एक बार आप सभी ट्राई करके देखना, नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं इसको करवा दूंगा। क्वेश्चन सेकंड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg एंड हैविंग ए चार्ज, यानी एक पानी की बूंद को जिसका मास इतना है और चार्ज इतना है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट रोकने के लिए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए, वो चीज़ हमें ज्ञात करके लानी है। तीसरा सवाल है, एन इलेक्ट्रॉन मूव ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, एक इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट से एक्सीलरेट किया जाता है और 6 सेंटीमीटर चलता है, और एक्सीलरेशन किसकी वजह से आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, 2 इंटू 10⁴ जिसका वैल्यू है। कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल, यानी यात्रा का समय निकालना है, कब, जब द मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों तो अपन को वैसे भी पता होता है भले ही सवाल में गिवन ना भी हो। तो भाई आज का लेक्चर अपन यहीं तक रखेंगे, कल अपन जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल की इक्वेटोरियल और एक्सिस पे जो अपनी थ्योरम डेरिवेशन है उसको करेंगे और सोन आगे चलेंगे, और तीसरा लेक्चर अपन लेंगे गॉस लॉ का। 3 लेक्चर में अपन इस चैप्टर को पूरे को क्लोज करेंगे और तीनों लेक्चर इसी लेंथ के होंगे। तो भाई सपोर्ट करें, आपका अपना चैनल है साइंस वाला, जिस पे आपको पूरी की पूरी फिजिक्स की क्रैश कोर्स डाली जाएगी पेपर से पहले। तो भाई सपोर्ट करें, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।